नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत का इतिहास। दोस्तों, आज भारत के इतिहास में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन भारत इतिहास में हमारे ये टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे टॉपिक हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, भक्त एवं सूफी आंदोलन। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा, ये हमारा वीडियो नंबर 6 है, जिसमें 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एसएससी, जेई अदर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 150। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन आपका बलबन, और सी ऑप्शन आपका रजिया, और डी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, कौन से शासक को दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाख बख्श की उपाधि। ठीक है, बाकी हमारे ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बलबन और सी रजिया सुल्तान ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं बलबन के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। तेहरान के द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रबंधक नियुक्त किया। ठीक है, ऐबक ने इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बनाया। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बनाया। और इसे कौन कौन से नाम से जानते हैं? लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके प्रमुख नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, और सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, और डी अलाउद्दीन खिलजी। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बाकी हमारे ए ऑप्शन यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, और बी सी ऑप्शन यानी कि फिरोज शाह तुगलक, और डी गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, 13वीं सदी में भारत में तुर्की की बनाई गई सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार है। मूलतः 71.4 मीटर ऊंची, ऊपर की ओर पतली होती जाती है। इस मीनार का निर्माण शुरू कराया था और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। और किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उत्तरी भारतीय की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ए ऑप्शन आपका रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन आपका मुमताज, और सी ऑप्शन आपका नूरजहां, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। उत्तरी भारत की प्रथम महिला यानी कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? अब आपको बताना इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि रजिया सुल्तान। ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। वह 1236 ईस्वी पर गद्दी पर बैठी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रजिया को चुना था। ठीक है, और हमारा एक कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और एक और है हमारा, 1240 ईस्वी में रजिया और उसके पति भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया को डकैतों ने कैथल के निकट वध कर दिया था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो को खेलते हुई थी? अब आपको बताना है जो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, और आपका सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, और डी गयासुद्दीन तुगलक। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु पोलो को खेलते हुई थी। ठीक है,
पोलो को खेलते समय हुई थी। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। ठीक है, इसकी शासन कितना था? 1206 से 1210 ईस्वी तक था, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, मुजाहिदीन की जगह उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जगह ली थी, जिसने भारत में तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब अपने इसने क्या किया था? मामलूक यानी कि मामलूक वंश की स्थापना की थी। मामलूक का अरबी शब्द ये अरबी शब्द है, इसका अर्थ पता क्या है? संपत्ति या अपनाया हुआ। इसका अर्थ क्या है? संपत्ति और अपनाया हुआ। ठीक है, भारत में तुर्की विजय का जो वास्तव में जो सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, यानी कि भारत में जो तुर्की का जो वास्तविक साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने वाला कौन सा साम्राज्य था? हमारा सुल्तान था इल्तुतमिश था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश की, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की, और सी ऑप्शन आपका नसरुद्दीन की, और डी ऑप्शन आपका बलबन की। अब आपको बताना इसका राइट आंसर, यानी कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि इल्तुतमिश की थी। बाकी हमारे ऑप्शन बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आलम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश यानी 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का ऐवारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की यानी कि जो उसने जीत लिए थे प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? आपको उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन आपका नसरुद्दीन, बी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, और आपका सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी ऑप्शन आपका मलिक गफूर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मोहम्मद गौरी विजित यानी कि जो उसके प्रदेश जीत लिए थे यानी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हमारे। तारान की द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंध नियुक्त किया था। ठीक है, विजित प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल यानी कि कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल यानी कि कब समाप्त हुआ? ए ऑप्शन आपका 1498 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका 1526 ईस्वी में, और सी ऑप्शन आपका 1565 ईस्वी में, और डी ऑप्शन आपका 1600 ईस्वी में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक अर्थात 320 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, बहुत लंबा शासन किया इन्होंने। ठीक है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ए ऑप्शन आपका नसरुद्दीन, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और सी ऑप्शन आपका आराम शाह, डी ऑप्शन आपका बहराम शाह, यानी कि सी ऑप्शन आपका बहराम शाह और डी ऑप्शन आपका आराम शाह। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि नसरुद्दीन का। ठीक है, नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के। नसरुद्दीन मोहम्मद का काल बलबन के उत्कृष्ट काल का था। ठीक है, उसके समय में संपूर्ण शक्ति बलबन के हाथों में केंद्रित थी। ठीक है, उसके समय में संपूर्ण शक्ति जो बलबन के हाथों में केंद्रित थी। अगस्त 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलुग की उपाधि, यानी किसकी उपाधि? उलुग की उपाधि
उपाधि एवं दरबार में उच्च पद दिया गया। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंगेज खान जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन एवं बी ऑप्शन आपका इल्तुतमिश और डी ऑप्शन आपका बलवंत यानी कि और आपका सी ऑप्शन आपका बलवंत और डी नसरुद्दीन खुसरो। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि इल्तुतमिश। चंगेज खान जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा, मंगोल नेता चंगेज खान यानी कि पर्शियन, इसे ईरान के नाम से जानते हैं, के शासक जलाउद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। वारिस यानी कि वारिस शाह का पुत्र जलाउद्दीन मगवर्नी न भागकर भारत की ओर आया। ठीक है, चंगेज खान भी इसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। ठीक, कहां तक? सिंधु नदी तक आ पहुंचा। ठीक है, इसी समय चंगेज खान ने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजकर इल्तुतमिश को सावधान किया कि जलाउद्दीन मगवर्नी की सहायता न करे। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, उसने सहायता नहीं की मगवर्नी की। ठीक है, इसलिए उसने युद्ध नहीं किया था मंगोल यानी कि मंगोल शासक ने, चंगेज खान ने युद्ध नहीं किया था इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिल्हगाने के विनाश का श्रेय दिया जाता है? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका बलवन, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी रजिया सुल्तान। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी कि बलवन। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश ने, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? चालीसा दल कहा गया। जिसे क्या, कौन सा दल कहा गया? चालीसा दल कहा गया। ठीक है, सरदारों यानी कि शासक बनने से पूर्व बलवन भी इसी गुट का सदस्य था। ठीक है, तथा सुल्तान और सरदारों के मध्य संघर्ष में सक्रिय भाग लिया था। वह भली भांति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की रक्षा के लिए इस गुट का समाप्त होना आवश्यक है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस उद्देश्य ने यानी कि इसी उद्देश्य से सर्वप्रथम उसने अन्य तुर्की को महत्वपूर्ण पद देकर चालीसा सरदारों के समकक्ष बनाया। तत्पश्चात चालीसा गुट के सदस्यों को साधारणतः अपराध के लिए कठोर दंड दिया। शेर खान जो बलवन का चचेरा भाई था, वह चालीसा गुट का योग और प्रमुख सदस्य था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुदरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ए ऑप्शन आपका खिज खान, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद गोरी, सी ऑप्शन आपका मलिक गफूर और डी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए मुदरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का कौन सा जनरल था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन यानी कि मलिक गफूर। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, मुदरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जो दिल्ली का जनरल कौन सा था? मलिक गफूर था। इसका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र राम था। ठीक है, इसे 1000 दीनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ए ऑप्शन आपको बताना है मंगोल के, बी ऑप्शन आपका अफगान के और सी ऑप्शन आपका तुर्क के और डी ऑप्शन आपका एक जाट कबीला। आपको बताना दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि तुर्की थे। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखो, दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी सुल्तान तुर्की थे, कौन से थे? तुर्की थे। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई। उच्च पदों पर तुर्की अमीरों का एकाधिकार हो गया, जिससे उनका विरोध हो रहा था। ठीक है, खिलजी जैसे अनेक जातियां गौरी के आक्रमण के समय भारत में आ चुके थे और कुलीन वर्ग में शामिल हो गए थे। ठीक है, इन्हीं में से खिलजी कुलीनों के एक दल ने 1290 में बलबन के कमजोर उत्तराधिकारी को उखाड़ फेंका। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
ए ऑप्शन आपका बलवंत और बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और आपका सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए तो बिल्कुल गलत होगा बलवंत, और आपका सी ऑप्शन भी गलत है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी ऑप्शन भी गलत है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे इनकी सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, ठीक है। इसके दो सेनापति उलुग खान, एक था उलुग खान और दूसरा था जफर खान, ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, ठीक है, जिसमें जफर खान मारा गया। अलाउद्दीन के शासनकाल में 6 बार आक्रमण हुआ था किनका, मंगोलों का, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। अब आपको बताना वो सुल्तान कौन था। आपका ए ऑप्शन है बलवंत और बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन आपका सिकंदर लोदी। तो बलवंत शासक नहीं था, बलवंत शासक था। तो ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका सी ऑप्शन भी गलत है मोहम्मद बिन तुगलक, और आपका डी ऑप्शन भी गलत है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना की तथा विश्व विजेता की योजना बनाई और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, ठीक है। उसने अपने सिक्कों पर तथा सार्वजनिक जो प्रार्थनाएं होती हैं मैं स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना, ठीक है, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था। अब आपको बताना बनाई गई थी किसके द्वारा, वो कौन सा शासक था। ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश ने और बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने और डी ऑप्शन आपका सिकंदर लोदी। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा इल्तुतमिश, और आपका सी ऑप्शन भी गलत है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी ऑप्शन भी गलत है आपका सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान वंश का जो विशालतम जो शासक था वो कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हमारा क्या विशालतम सेना का सीधा भुगतान राज्य के द्वारा किया था, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्र सेना की स्थापना की, ठीक है, और सैनिकों को नगद वेतन क्या है नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। उनकी नियुक्ति और पदोन्नति सुल्तान पर निर्भर करती थी, किस पर, सुल्तान पर निर्भर करती थी, ठीक। अलाउद्दीन सैनिकों को नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ए ऑप्शन आपका कला में, बी ऑप्शन आपका संगीत में, सी ऑप्शन आपका सुलेखन में और डी दर्शन में। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ए ऑप्शन गलत है आपका, ए ऑप्शन भी गलत है आपका कला में, बी ऑप्शन है संगीत में और आपका सी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि दर्शन में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में निपुण था। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। हमारा दिल्ली के सुल्तान में यानी कि सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञान पहचानने की असाधारण योग्यता में संपन्न था, ठीक है। वह तर्क दर्शन यानी कि तर्क दर्शन गणित ज्योतिषी विद्या एवं पदार्थ विज्ञान आदि विद्याओं में विभिन्न शाखाओं में निपुण था, ठीक है। रचना और शैली पर उसका पूरा अधिकार था, ठीक है। रचना और शैली पर उसका पूरा अधिकार था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और आपका सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और आपका डी ऑप्शन है तुगलक बलवंत। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन कि मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में आया था, हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी कि ए ऑप्शन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा इब्न बतूता दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के
का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, कुछ ये थे हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एकदम विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? आपकी कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन आपका बलबन। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एकदम विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा था हमारा? फिरोज शाह तुगलक, यानी कि बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, दिल्ली के सुल्तान यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और तथा एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से यानी कि किसे इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? बताइए, ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और आपका सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन आपका इब्राहिम लोदी। तो बताइए कौन सा शासक था जिसे सुल्तानों यानी कि इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया? तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक को यानी कि इतिहासकारों ने, यानी कि इतिहास के इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इनकी तर्क, दर्शन, ज्योतिष विद्या और पदार्थ विज्ञान में निपुण था। ठीक है, लेकिन उसमें व्यवहारिक निर्णय शक्ति और सामान्य बुद्धि का अभाव था। किसका अभाव था? यानी कि व्यवहारिक जो निर्णय शक्ति और सामान्य बुद्धि का अभाव था। ठीक है, अपने सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर वह उनके सैद्धांतिक एवं काल्पनिक योजना में डूबा रहता था, यानी कि डूबा रहता था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर वह उनके सिद्धांतों तथा काल्पनिक आवेश में काल्पनिक योजना में डूबा रहता था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक और आपका सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी आपका ऑप्शन है फिरोज तुगलक। अब आपको बताना इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई। ठीक है, व्यापार के प्रसार के साथ साथ अब आधिकारिक सिक्कों की आवश्यकता भी होने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा चीनी में कुल अली खान सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। ठीक है, ईरान के मंगोल शासक गजान खान भी इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर, यानी कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, उसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका खिलजी वंश, बी ऑप्शन आपका तुगलक वंश और आपका सी ऑप्शन है दास वंश और डी ऑप्शन आपका लोदी वंश। तो बताइए किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी कि तुगलक वंश। जो तुगलक वंश के जो शासक हैं यानी कि सुल्तानों ने सबसे अधिक हमारा शासन किया। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा, ये तुगलक वंश के जो सुल्तानों ने सबसे अधिक यानी कि कितने वर्ष, 94 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? अब आपको बताना है कौन सा कारण था वह असफल व्यक्ति था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि ए ऑप्शन आपका वह विचित्र था, बी ऑप्शन आपका वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था और आपका सी ऑप्शन है उसने राजधानी पूरे शहर को बनाया। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो बताइए किन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन है कि यानी कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं हमारा, यानी कि जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में व्यवहारिक निर्णय
यानी कि निर्णय शक्ति और सामान्य बुद्धि का अभाव था। ठीक है, वह सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर सिद्धांतों एवं काल्पनिक योजना में डूबा रहता था। ठीक है, ये हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसी शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो बताइए कौन सा शासक था हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन की फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक शासक था जिसने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। हमारे फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी। ठीक है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। ये बहुत अच्छी बात है हमारा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन आपका इब्राहिम लोधी, बी ऑप्शन आपका सिकंदर लोधी और सी ऑप्शन आपका बहलोल लोधी और डी ऑप्शन आपका खिलजी खान। तो बताइए हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, यानी कि क्या है, सी ऑप्शन की बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, 1451 यानी कि लोधी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब हुआ था? 1451 ईस्वी में लोधी गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर हमारा है बी, यानी कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था हमारा? बी ऑप्शन। कौन था? बहलोल यानी कि इब्राहिम लोधी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोधी था, न कि ए ऑप्शन यानी कि बहलोल लोधी। और आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दौलत खां, और आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, लोधी सिकंदर लोधी। ठीक है, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे सिकंदर लोधी की, इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? इब्राहिम लोधी 22 नवंबर 1517 ईस्वी में दिल्ली यानी कि गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 22 नवंबर 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोधी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, जिसकी मृत्यु के साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।